बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उर्दू का जो पेपर पैटर्न है, पेपर करने का स्टाइल है और टाइम को आप लोगों ने किस तरह मैनेज करना है, तो वो सब कुछ आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए जो तरीकाकार है उसको आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह आप लोग जो है 90 प्लस स्कोर जो है वो कर सकते हैं, मतलब 90 प्लस मार्क्स जो है उर्दू के पेपर में ले सकते हैं। तो पेपर की जो मैं आप लोगों को जितनी लेंथ बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन जो है उसको कितना आपने लंबा करना है या कितना शॉर्ट लिखना है, उन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने ज़रूर जो है वो फॉलो करना है अगर आप लोग जो है पूरे नंबर लेना चाहते हैं। ख़ास तौर पे सेकंड ईयर के बच्चे, एफएससी के जो बच्चे हैं वो स्पेशली, क्योंकि उन्होंने अपना जो है मेरिट बनाना होता है, लेकिन वो अक्सर साइंस सब्जेक्ट पर तो फोकस करते हैं, उनमें तो अच्छे नंबर ले जाते हैं, लेकिन उर्दू जैसे मज़ामीन में वो पूरे नंबर नहीं ले सकते और जिसकी वजह से उनका मेरिट जो है वो अप एंड डाउन हो जाता है। तो इसलिए एफएससी के बच्चों ने खास तौर पे इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है। तो बगैर कोई बात को आगे बढ़ाए, इतनी लंबी तमहीद बांधे, मैं डायरेक्ट आप लोगों को पेपर की जानिब ले जाता हूँ। तो चलते हैं पेपर की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सवाल नंबर 1 जो होता है वो आप लोगों का एमसीक्यूज़ का होता है, जबकि सवाल नंबर 2 जो है वो आपका हिस्सा इंशैया का होता है। तो यहीं से आप लोगों का सब्जेक्टिव जो पार्ट है वो शुरू होता है। तो सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले आप लोगों को हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल के अशार दिए हुए होते हैं अलिफ और बे की सूरत में। तो आप लोग जो हैं सबसे पहले अलिफ पार्ट हिस्सा नज़म जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जब सॉल्व करने लगेंगे तो कुछ बातें जो हैं उनका आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोग जब हिस्सा नज़म के शेरों की तशरीह करेंगे तो इसमें आप लोगों को टोटल जो है वो 2 अशार दिए गए होंगे और ये दोनों अशार जो होंगे ये एक ही नज़म से दिए हुए होंगे। इसलिए आप लोगों ने इन अशार की जो तशरीह जो है वो एक साथ करनी है। यहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं कि दोनों अशार की तशरीह जो है वो अलग-अलग करते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि अलग-अलग अशार की तशरीह नहीं करनी है, बल्कि आप लोगों ने दोनों अशार की जो तशरीह है वो इकट्ठे करनी है। तो आप लोगों ने सवाल नंबर 2 की हेडिंग देनी है, नीचे अशार की तशरीह की हेडिंग देनी है, फिर अलिफ हिस्सा नज़म लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने नज़म का उन्वान मतलब नज़म का नाम लिखना है, फिर शायर का नाम लिखना है कि किसने इस नज़म को लिखा है, फिर आप लोगों ने उसका मफहूम जो है वो आप लोगों की चॉइस के ऊपर है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना तो ना लिखें। अगर लिखना चाहेंगे तो 2-4 लाइनों में लिखिएगा, इससे ज़्यादा ना लिखिएगा। ये जस्ट आप लोग इसलिए लिखेंगे कि ताकि जो पेपर चेकर है उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़े कि ये बच्चा जो है ये पढ़ने वाला है, अदरवाइज़ इसके नंबर नहीं होते मफहूम के। तो नज़म का उन्वान जो है ये 1 नंबर का होता है, शायर का नाम जो होता है वो भी 1 नंबर का होता है, शेरों की तशरीह जो होती है 2 शेर होते हैं, 4-4 नंबर की एक तशरीह होती है। तो इस तरह ये टोटल 8 नंबर हो गए और ये टोटल जो हिस्सा नज़म वाला पोर्शन जो है ये 10 नंबर का हो गया। तो इसमें आप लोग ने किन इंस्ट्रक्शन पे अमल करना है, तो अब हम उस जानिब चलते हैं। सबसे पहले आप लोग जब शेर की तशरीह जब शुरू करेंगे तो आप लोगों ने शेर की तशरीह इस तरह शुरू करनी है कि ज़ेर तशरीह इशार के पहले शेर में शायर कहता है। तो ये आप लोगों ने इस तरह शुरुआत करके उसके बाद आप लोगों ने उसकी तशरीह कर देनी है। जब पहले शेर की तशरीह ख़त्म हो जाए तो फिर आप नई हेडिंग वगैरह नहीं देंगे, बल्कि नई लाइन से आपने पैरा बना के लिखना है कि ज़ेर तशरीह इशार के दूसरे शेर में शायर कहता है। तो इस तरह आप लोगों ने दोनों शेरों की तशरीह जो है वो इकट्ठे कर लेनी है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का और ख्याल रखना है कि आप शेरों की तशरीह जो दोनों शेरों की तशरीह इकट्ठे कर रहे होंगे इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़े लिखें, कम से कम 2 सफ़े लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप 3 सफ़े लिखें। 3 सफ़े से ऊपर जो है वो आप लोग ना लिखें, क्योंकि 8 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। और इसमें अगर टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन जो है कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट के अंदर ये वाला जो हिस्सा नज़म के शेरों की तशरीह है ये आप लोग जो है इसको निपटा लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इसमें हवाले का शेर लिखना होता है या ये नहीं लिखना होता। तो आप लोगों को यहाँ मैं बता दूं कि हिस्सा नज़म में के शेरों की तशरीह जब आप करेंगे तो वहाँ पे आप हवाला का शेर ना लिखें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, बल्कि आप हदीस का तर्जमा अगर आपको कोई आता है उससे रिलेटेड, ये आयत का तर्जमा आता है तो वो आप लोगों ने मार्कर के साथ लिख देना है। यहाँ पे एक और बात भी आप लोग नोट कर लें, उर्दू के पूरे पेपर में आप लोगों ने जहाँ पर भी डेट्स आएंगी तो उन डेट्स को आप लोगों ने अराबिक उर्दू में लिखना है। मतलब वो आगे मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा जब लेटर का तरीका बताऊंगा, ख़त का तरीका, तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कौन सी आपने काउंटिंग यूज़ करनी है
जो आम रूटीन में काउंटिंग जो होती है वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी। तो काउंटिंग के अल्फाज और इसके अलावा इसमें मुज़क्करा जो होते हैं, मतलब ख़ास चीज़, ख़ास जगह या ख़ास शख्स के नाम को भी आप लोगों ने तशरीह के अंदर या पूरे पेपर के अंदर जहाँ पे ऐसे अल्फाज आएंगे उनको आप लोगों ने मार्कर के साथ ही लिख देना है। इससे पेपर जो होगा वो आप लोगों का अट्रैक्टिव होगा। उसके बाद बे पार्ट जो है वो हिस्सा गज़ल का होता है। हिस्सा गज़ल में आप लोगों ने 3 इशार दिए गए होते हैं, तो इसमें आप लोगों ने हिस्सा नज़म की तरह नहीं करना, बल्कि आपने तीनों अशार की अलग-अलग तशरीह करनी है। और पॉसिबल हो तो तीनों अशार से पहले आपने शायर का नाम जो है वो लिखना है। नंबर तो एक ही मिलेगा लेकिन इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ जाएगा। तो टोटल 10 नंबर का ये सवाल होता है। 1 नंबर शायर का नाम का होता है, 3 नंबर तीनों इशार के तशरीह का होते हैं। इसमें सबसे पहले आपने जिस तरह मैंने दिया हुआ है बे हिस्सा गज़ल लिखना है, उसके बाद शेर नंबर 1 लिखना है, शायर का नाम और मफहूम लिखना है। तो ये टाइम जो है इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट जो है इस सवाल को दें, इससे ज़्यादा इस सवाल को आप लोग जो है वो टाइम ना दें। तो जब आप लोग इसकी तशरीह करेंगे तो तशरीह जो है वो ज़ेर तशरीह शेर में शायर कहता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कम से कम 1.5 पेज की हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़े की तशरीह होने चाहिए एक शेर की। तो इसी तरह लगातार 3 शेरों को आप जो है बारी बारी इसी तरतीब के साथ और इन्हीं इंस्ट्रक्शन के साथ आप जो है वो तशरीह करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि हम लोग जो है यहाँ पे हवाला के शेर दे सकते हैं। तो जी हाँ, आप हिस्सा गज़ल के शेरों की तशरीह के दौरान हवाले का शेर जो है वो मार्कर के साथ जो है वो दे सकते हैं। और अगर हदीस तर्जमा वगैरह जो है वो भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हवाले का शेर हिस्सा गज़ल में लिखें वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये आप लोगों का सवाल नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। तो सवाल नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने का क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो आप लोगों ने इन मिस्टेक्स से बचना है। और जो मैं आप लोगों को तरीक़ाकार बता रहा हूँ, जिस तरह इसको सवाल करने का तरीका बताऊँगा, सेम टू सेम आपने उसको फॉलो करना है। सवाल नंबर 3 जो होता है वो इबारत की तशरीह का होता है। 15 नंबर के ये टोटल सवाल होता है। 20 से 25 मिनट जो है वो आप लोग जो है इस क्वेश्चन के पार्ट को दे सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो पैरे दिए हुए होते हैं 2 दिए हुए होते हैं, किसी एक का करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं जुज़ अलिफ का कर रहा हूँ, तो उसी तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जुज़ अलिफ। तो आप लोगों ने सबसे पहले हवाला मतन की हेडिंग देनी है। हवाला मतन में क्या होता है, हवाला मतन में आप लोगों ने सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम, माखिज़ वगैरह जो है वो लिखना होता है। माखिज़ जो है वो आप लोग जो है इजाफी है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने मफहूम का कहा था ना लिखें, तो आप फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। इसमें ज़्यादा जो है वो नंबर क्योंकि इसके नहीं होते, तो यह आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। सबक का नाम जो है वो 1 नंबर का होता है, मुसन्निफ़ का नाम भी 1 नंबर का होता है। उसके बाद 3 नंबर का सियाक व सबाक होता है। अब यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सियाक व सबाक को लंबा चौड़ा लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात माइंड में रखनी है कि सियाक व सबाक जो है वो वहाँ पे आपने 2 पैरे लिखने होते हैं। सियाक व सबाक में सबसे पहले आपने जो आपको पैरा दिया हुआ होता है उसके ऊपर वाला पैरा लिखना होता है और उसके नीचे वाला लिखना होता है। तो आप लोगों ने एक पैरा जो है वो 4 से 5 लाइनों में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइनों में लिखना है। और टोटल ये जो 2 पैरे होंगे सियाक व सबाक के, उसका मैंने तरीका भी लिखा हुआ है। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 12 लाइनों तक लिखना है, कम से कम 8 लाइनों तक। तो इसमें सियाक व सबाक की हेडिंग देंगे और उसके बाद लिखेंगे ज़ेर तशरीह इबारत से पहले मुसन्निफ़ बताता है। मतलब जो पैरा दिया हुआ होगा उससे पहले वाला जो पैरा होगा उसकी 4-5 लाइनें जो हैं आप लोगों ने लिख लेनी है। जब वो कंप्लीट कर लें तो फिर आप 4-5 लाइनों के बाद फिर लिखें ज़ेर तशरीह इबारत के बाद मुसन्निफ़ बताता है कि, तो ये भी 4-5 लाइनें जो हैं वो आप लोग लिखेंगे। इसको बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना क्योंकि ये सिर्फ 3 नंबर इसके मिलते हैं सियाक व सबाक के। तो आप लोगों ने टाइम की जो है वो बचत करनी है और नंबर देख कर ही आपने उसको तोल देनी होती है। तो 3 नंबर की खातिर आपने ज़्यादा पेजेस नहीं लिखने और यहाँ पर आपने मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद फिर तशरीह है। तशरीह टोटल 10 नंबर की होती है। तो आप लोग देख लें कि 10 नंबर तशरीह के, 3 नंबर सियाक व सबाक के, 1 नंबर सबक के उन्वान का, 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का, तो टोटल 15 नंबर ये पूरे हो गए। तो तशरीह में आप लोग शुरुआत करेंगे। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ़ कहता है कि यहाँ से आप लोग मतलब स्टार्ट लेंगे तशरीह की और आप लोगों ने उसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़ों तक लिखना है। 3 सफ़ों से कम भी लिख सकते हैं, 2 से 2.5 पेज, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 3 सफ़ों तक तशरीह कर सकते हैं। अब इसमें आप
आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है, जो आपको पैरा दिया हुआ होता है ओरिजिनल, उसको आप लोग जब तशरीह करेंगे तो तशरीह में उसको आपने 3 गुना उससे ज़्यादा लिखना होता है। तो ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पेज तक ये चला जाता है जब उसको हम 3 गुना करते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग जो हैं अहदीस और कुरानी आयात लिख सकते हैं, 2 से 3 शेर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मार्कर के साथ, जिससे पेपर जो है आपका मोस्ट जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा और चेकर जो है वो आप लोगों को नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। अब 3 सफ़े को आपने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हवाला, मतन, सियाक व सबाक और तशरीह तीनों मिलाकर 3 सफ़े बने, इससे ज़्यादा ना बने। तो आप लोगों का मतलब जो तशरीह होगी ये 2 सफ़ों तक आप लोग कर सकते हैं तकरीबन। तो ये था आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल उर्दू के पेपर का, जो कि 15 नंबर का था और बच्चे जो है जहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ करते थे। उसके बाद सवाल नंबर 4 जो है वो खुलासे का होता है। अब यहाँ पर भी नोटेबल बात है कि बच्चे जो हैं 10 नंबर का सवाल होता है खुलासे का, सेकंड ईयर उर्दू का, तो बच्चे जो है 5-6 सफ़े बाहर आते हैं, पूरा जो अपना टाइम जो होता है वो खुलासे पर ही कंज्यूम करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो आगे पीछे हो जाती है, पेपर वो पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो खुलासे को आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का सवाल है तो 10 से 15 नंबर देने हैं, और खुलासा जो है वो जो बेस्ट खुलासा होता है वो 1.5 सफ़े का होता है। लेकिन आप लोग जो हैं अगर आप उसको इख्तिताम नहीं कर पा रहे, खुलासे की एंडिंग नहीं कर पा रहे, तो आप 2 सफ़े तक भी खुलासा जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट भी है खुलासे का कि जब आप खुलासा करने लगते हैं तो खुलासे में आप लोगों ने 4 से 5 पैरे बना के लिखें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव खुलासा बन जाता है। बीच में आप लोग जो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको मार्कर के साथ लिख दिया करें, कोई भी वर्ड अगर आ जाता है इंपॉर्टेंट। तो खुलासे का तरीक़ाकार जो है मैंने लिखा हुआ है। सवाल नंबर 4 खुलासा लिखना है आपने, उसके बाद सबक का नाम लिखना है नीचे, फिर मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। तो मुसन्निफ़ के नाम का भी 2 नंबर होते हैं, तो ये आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं। फिर माखिज़ है, माखिज़ आप लोगों के चॉइस के ऊपर है। खुलासा आपने डायरेक्ट शुरू नहीं कर देना, बल्कि खुलासे के स्टार्ट में आपने कहना है कि मुसन्निफ़ कहता है कि, उसके बाद जो है वो आप लोगों ने खुलासा जो है वो स्टार्ट करना है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि 1.5 सफ़े का खुलासा जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, जो कि असल लेंथ है खुलासे की 1.5 सफ़े की। लेकिन आप लोग जो है अगर इख्तिताम नहीं कर पा रहे तो 2 सफ़े तक खुलासा जो है वो लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 जो है वो नज़म का जो है मरकज़ी ख्याल या खुलासा होता है। तो 5 नंबर का ये खुलासा होता है, तो इसको आप लोगों ने सिर्फ 5 मिनट ही देने हैं। तो सवाल नंबर 5 में आप लोगों ने सबसे पहले खुलासा लिखना है या मरकज़ी ख्याल लिखना है, नज़म का उन्वान मतलब नज़म का नाम लिखना है, फिर शायर का नाम लिखना है, उसके बाद खुलासा जब लिखेंगे स्टार्ट आप लेंगे कि शायर कहता है कि, यहाँ से आप लोग खुलासा नज़म का स्टार्ट करेंगे। और नज़म का खुलासा जो है 5 नंबर का होता है, तो इसको आपने कम से कम 7 लेने देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 10 लेने देनी है। इससे बड़ा जो है नज़म का खुलासा आप लोगों ने नहीं लिखना। तो ये एक छोटा सा सवाल था 5 नंबर का, जिसको आप लोगों ने 5 मिनट देने हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उर्दू के पेपर राइटिंग में सवाल नंबर 6 जो कि ख़त का होता है, 10 नंबर का ये सवाल होता है। तो आप लोगों ने इसको 10 से 15 मिनट देने हैं इस सवाल को। इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसी तरतीब से आप जब सवाल नंबर और ख़त लिख लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने जिस वालिद के नाम ख़त लिख रहे हैं सेहत के बारे में या जिस टॉपिक पर मर्जी, तो बच्चे क्या करते हैं पूरी की पूरी हेडिंग दे देते हैं। तो आप लोगों ने उन्वान की हेडिंग देनी है, आगे जिसके नाम आप ख़त लिख रहे होंगे बस उसका नाम लिख देना है कि वालिद के नाम ख़त। तो उसके बाद फिर जो है आपने इम्तिहानी मरकज़ इस स्टाइल में लिखना है, रोमन काउंटिंग में, जैसे मैंने डेट डाली हुई है 18 मई 2021। तो आप भी इसी तरह कोई भी डेट जो है इसी गिनती में इसी काउंटिंग में आप लोगों ने डेट डालनी है। सिंपल काउंटिंग में आप लोगों ने डेट नहीं डालनी। ये उर्दू के पेपर में ये चीज़ बहुत जो है ख़ासतौर ख़त में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद आप लोग जैसे मैंने प्यारे अब्बा जान लिखा हुआ है, तो इस जिसको ख़त लिख रहे होंगे उसके बारे में लिखेंगे। फिर अस्सलाम अलैकुम पूरा लिखेंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे भी मिस्टेक नहीं करनी, इस्लाम जो है वो पूरा लिखना है। तो ख़त के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है जब आप सलाम के बाद ख़त शुरू करते हैं तो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला तमहीदी कलमा होता है, दूसरा जो असल ख़त का मतलब बयानिया होता है वो लिखना होता है, और एंड में इख्तितामी कलमात जो होते हैं वो लिखने होते हैं। तो आप लोगों ने जो तमहीदी कलमा है वो हमेशा खैरियत आफ़ियत के बारे में पूछना है, अपनी खैरियत बताना है। तो इस तरह मतलब आपने 2 से 3 लाइनें जो हैं वो जो होता है हाल अहवाल जो है उससे आप लोगों ने ख़त जो है उसको शुरुआत करनी है।
तो ये तमहीदी कलमात होते हैं खैर व आफियत वाले, ये आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं क्योंकि ये ख़त को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने असल मुद्दा जो होता है, असल बयानिया जो होता है, ख़त किस वजह से लिखा जा रहा है, तो वो आप लोगों ने लिख देना है। तो असल मुद्दे के बाद फिर होते हैं इख्तितामी कलमात। इख्तितामी कलमात जो हैं कि आपकी बखैर वापसी के लिए दुआ गो हैं, ये मैंने एक सैम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह आपने इख्तितामी कलमात लिखने हैं और फिर वस्सलाम आपका प्यारा बेटा अलिफ बे जीम, तो ये लिख देना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी आप लोगों ने ख़त में नोट करनी है कि अगर ख़त जो है आप लोगों का सीधा एक पेज जो होता है, जैसे ये एक पेज जो है इस पेज पर पूरा आना चाहिए। अगर आपका ख़त जो है अगले पेज पे जाता है, तो यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको सैंपल दिया हुआ है कि एक लाइन इख्तितामी कलमात की लिखी हुई है। तो अगर आपका अगले पेज पर ख़त जाता है तो आपने फ़ौरन ख़त को जो है वो ख़त्म नहीं कर देना, बल्कि अगले पेज पर 3 से 4 लाइनें जो हैं वो लिख कर फिर आप लोगों ने ख़त जो है वो ख़त्म करना है। तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। ख़त के बाद जो है वो आप बीती होती है। अब यहाँ पर भी एक बात नोट करने की है, आपके पेपर में या तो ख़त आएगा या आप बीती होगी, चॉइस नहीं होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, या आप बीती कर लेते हैं कि हम चॉइस में ख़त छोड़ देंगे, या ख़त कर लेते हैं कि आप बीती जो है वो हम चॉइस में छोड़ देंगे। एग्जामिनर जो होते हैं वो पेपर में या आप बीती देता है या फिर ख़त देता है। तो आप लोगों ने दोनों चीज़ें तैयार करनी हैं। तो आप बीती जो होती है ये 10 नंबर की, क्योंकि ख़त के मुतबादिल होती है। अगर ख़त ना है तो आप बीती आती है, तो ये भी 10 नंबर की होती है। 10 से 15 मिनट जो है आप लोग इसको दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग दे सकते हैं कि उन्वान दिया हुआ है कि एक कुर्सी की आप बीती या एक मेज़ की आप बीती, किसी चीज़ की भी आप बीती हो सकती है। तो आपने इस तरह उन्वान देना है। और आप बीती जो है वो कम से कम 2 सफ़े की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़ों की आप बीती होनी चाहिए। अब आप बीती जब आप लोग देंगे, तो आप बीती जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप बीती से रिलेटेड, रवादात से रिलेटेड एक शेर जो है वो लिखेंगे मार्कर के साथ, और उसके बाद जो है आप बीती स्टार्ट करेंगे। इससे आप लोगों का पेपर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आप बीते के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर जो हैं वो मजमून के होते हैं। 20 नंबर पूरे पेपर में, 15 नंबर सियाक व सबाक वाले तशरीह के जो पैरा होते हैं उसके होते हैं, या फिर 20 नंबर जो है वो मजमून के होते हैं। तो मजमून को लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है, सही तरह उनको गाइड नहीं किया जाता मजमून किस तरह लिखना है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंस इख्तियार कर जाता है क्योंकि बच्चों को सही तरह मालूमात नहीं होती। अब सवाल नंबर 7 आता है मजमून का। सबसे पहले तो आपने मजमून का जो है वो उन्वान देना होता है। जब आप मजमून का उन्वान दे देंगे तो उसके बाद कोशिश किया करें कि मजमून की जो शुरुआत है वो किसी शेर से करें, या किसी कौल से करें, या किसी आयत के तर्जमे या हदीस के तर्जमे से करें। तो इस तरह आपके स्टार्टिंग में ही पेपर जो है वो अट्रैक्टिव हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो है। तो उसके बाद फिर आपने 3 चीज़ें जो है मजमून को 3 चीज़ों में डिवाइड करना है कि मजमून का आगाज़ जो है उसमें क्या क्या लिखना है, मजमून के वस्त में क्या लिखना है, और मजमून का कंक्लूजन मतलब इख्तिताम जो है वो किस तरह करना है। तो आप लोगों ने इसमें हेडिंग्स नहीं देनी, बल्कि आप लोगों ने एक पेज के बाद, आधा पेज के बाद, या 2 पेजेस के दरमियान में कहीं पर भी आप लोगों ने मार्कर का यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मार्कर यूज़ कब होगा, जब आप किसी शेर का इस्तेमाल करेंगे या किसी कौल, आयत या तर्जमे, हदीस के तर्जमे का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर मार्कर यूज़ होगा, जिससे आपका पेपर जो है मजमून जो है वो अट्रैक्टिव होता जाएगा। तो हेडिंग्स जो हैं बिल्कुल भी नहीं देनी। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, हेडिंग्स जो हैं इसमें नहीं दी जाती, बल्कि मजमून का जो आगाज़, वस्त और इख्तिताम, इन चीज़ों को डिवाइड किया जाता है और इसी तरतीब से मजमून लिखा जाता है। अब मजमून जो है सवाल पैदा होता है मजमून कितना टाइम देना चाहिए। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि मजमून का क्वेश्चन वैसे आखिरी होता है, तो आप इसको लास्ट में ही सॉल्व करें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि अगर आप शुरू में करने बैठ गए तो आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं हो पाएगी, आप टाइम मैनेज सही नहीं कर पाएंगे। तो अगर जिस तरह से मैंने आपको टाइम बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 35 से 40 मिनट आपको लगेंगे मजमून का क्वेश्चन सॉल्व करने में। मजमून का क्वेश्चन जो है 35 से 40 मिनट में अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसके बाद भी कुछ न कुछ टाइम आपका बच जाएगा, जिसमें आप जो है पूरे पेपर की रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। तो ये टाइम मैनेजिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है उर्दू के पेपर में, क्योंकि एक ही सवाल को बच्चे लेकर बैठ जाते हैं, नंबर उसके कम होते हैं। तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने, बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मजमून जो है वो कितनी लाइनों का होना चाहिए, कितने सफ़ों का होना चाहिए। तो मजमून जो है आप लोग कम से कम 5 सफ़ों का लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सफ़ों का भी लिखें। अगर टाइम है तो 10 सफ़ों से ज़्यादा भी आप लोग लिख सकते हैं,
क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से 20 नंबर हासिल करने होते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि आप जो है 5 से 10 के दरमियान जो है वो सफ़ों के दरमियान मजमून लाजमी लिखें, इससे कम आप बिल्कुल भी ना लिखें क्योंकि आपको फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये थी आज उर्दू का जो पेपर पैटर्न था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह कुछ रह गया तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पेपर पैटर्न जो आप लोगों ने देखा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये काविश पसंद आई होगी। तो मजीद गेस्ट पेपर जो है वो मैं इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगा, उर्दू का भी और बाकी सब्जेक्ट का भी। पेपर पैटर्न भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, बाकी बुक्स का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।